This is the next video to related accountancy. Today we will discuss accounting concept and convention. First of all, AICPA, that means American Institute Certified Public Accountant. ICAI, Institute Chartered Accountant of India. And GAAP, GAAP, General Accepted Accounting Principle. ये तीनों इंस्टीट्यूट बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट, एजप्शंस और कन्वेंशन अकाउंटिंग के बारे में बताते हैं। फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटेंट्स के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत होते हैं, तो क्या उसकी विशेषताएं हैं। फर्स्ट, द प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म्ड सेट ऑफ रूल्स, यानी इस प्रिंसिपल में फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रूल्स होते हैं। नेक्स्ट, मैन मेड, इंसान द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, ये फ्लेक्सिबिलिटी यानी अफोर्डेबिलिटी होती है इसमें। नेक्स्ट चीज़ आता है जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस मीन्स रिलीवेंट, यानी कि आपकी जो रिजल्ट होगी या जो भी इंफॉर्मेशंस होंगे वो एकदम राइट होंगे, करेक्ट होंगे। ऑब्जेक्टिविटी होती है। फियरिबिलिटी, फियरिबिलिटी मतलब अफोर्डेबल होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब जो आपकी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उसको बेसिकली हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड सेकंड इज अदर कॉन्सेप्ट। बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में आपकी थ्री चीज़ इंक्लूड होती हैं, थ्री पॉइंट्स आती हैं। फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड एक्रूवल कॉन्सेप्ट। हम धीरे धीरे इन सारे पॉइंट्स को समझेंगे। फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। According to going concern concept, business will continue for the long period of a time in a future। यानी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलाएंगे इन फ्यूचर। हम कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले हम क्लोज के बारे में नहीं, उसको हमेशा चलाने के बारे में सोचते हैं। इट नेवर बी क्लोज्ड। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका जो भी एसेट्स होते हैं, जैसे कि एसेट्स को हम नॉन करेंट, करेंट में बांटते हैं, तो वो आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के द्वारा होता है। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं हम फिक्स एसेट्स पे, वो भी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द्वारा होता है, ठीक है। या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं, डिबेंचर्स लेते हैं, ये भी अकॉर्डिंग टू अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। प्रीपेड एक्सपेंस होता है या आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, ये भी इंकर्ड होता है, बनता है कैसे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द्वारा ही बनता है। या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कमिटमेंट्स होते हैं, ये भी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द्वारा ही बनता है। या अगर आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, तो वो भी आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द्वारा करोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये भी गोइंग कंसर्न द्वारा होता है। पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है उसको हम प्रेजेंट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, दिखाते हैं, ये भी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द्वारा ही होता है अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट होता है, यानी इन्वेंट्री लाना, हायर लोअर, उसको मैनेज करना, या डिमांड कितनी है, ये सारी चीज़ भी देखना, ये भी आपका गोइंग कंसर्न के द्वारा होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी बिजनेस के रिगार्डिंग हम जो भी प्लानिंग गोल्स सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसमें जो भी हम क्या एजप्शंस होंगे, क्या नहीं होंगे, जो भी वो प्लानिंग बनाते हैं हम, गोइंग कंसर्न द्वारा ही बनाया जाता है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में आपको कहीं पे भी किसी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट अ कंपनी यूज सेम मेथड और प्रोसीजर फॉर द वन पीरियड ऑफ टू अनदर, इट शुड नॉट बी चेंज ईयर बाय ईयर। यानी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें अकाउंटिंग में
जो हम मेथड यूज़ करें उसी को कंटिन्यू करना है, उसी को चलाना है, उसको हर साल हम चेंज नहीं कर सकते, वरना इसकी इफ़ेक्ट हमें अपने बिजनेस पे दिखेगी। जैसे इसका एग्जांपल होता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हो या WDV मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करने पे यूज़ कर रहे हो और उसको हर साल चेंज करोगे तो वो इफ़ेक्ट करेगी आपकी अकाउंटिंग पे। तो ये कहता है कि हमें नहीं चेंज करना होता, जो हम यूज़ कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखना होता है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री को आप फाइंड आउट करने की वैल्यूएशन देखते हो वो भी आपको चेंज नहीं करनी होती है। मेथड ऑफ टैक्सेशन, जो आप टैक्स देना चाहते हो उसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी आप सेम एज इट कंटिन्यू करोगे। थर्ड थर्ड आपका आता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट अब क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू एक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड बोथ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश एज वेल एज क्रेडिट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि हम अकाउंटिंग में कैश के भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें और क्रेडिट के भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। बोथ ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन एक्रूवल कॉन्सेप्ट। और एक्रूवल कॉन्सेप्ट हमें मोर अप्रोप्रिएबल इंफॉर्मेशंस देता है, यानी कह लीजिए जो भी हमें परफॉर्म करना है एंटरप्राइजेस को कंपेयर करता है, जो भी चीज़ करता है ये प्रॉपर सही इंफॉर्मेशंस देता है और ये कैश बेसिस पे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे कि आपकी जो रिवेन्यू है वो सेम पीरियड आपकी एक्सपेंस से मैच हो रही है नहीं हो रही है, या रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग रिसीबल, या अनदर वेज एंड सैलरी जो हम पेड करते हैं। बट यहाँ पे याद रखिएगा कि ये रिलेटेड टू द मंथ होती है। अगर रिलेटेड टू ईयर होगी या रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर होगी तो वो आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में जाएगा। मंथ होगी तो ये आपका एक्रूवल कॉन्सेप्ट में आएगा। ओके, नेक्स्ट इज सेपरेटेड एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, इसमें बोला जाता है कि according to separated entity concept, the business and businessman both are separated entity। यानी कि जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है ये दोनों अलग हैं। बिजनेसमैन एट एज ओनर केयर टेकर ऑफ द फर्म। बिजनेसमैन जो होता है वो ओनर हो सकता है, केयर टेकर हो सकता है किसी भी फर्म का। और अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट की वजह से जो बिजनेसमैन है उसे हम ट्रीट करते हैं एज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ओके, क्लियर। इसके एग्जाम्पल्स होंगे जैसे ओनर पर्सनल एक्सपेंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर, सेपरेटेड बैंक अकाउंट। फॉर एग्जांपल यानी बिजनेसमैन है उसका बैंक अकाउंट अलग होगा और आपके जो बिजनेस है उसका बैंक अकाउंट अलग होगा, दोनों एक साथ अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब सेपरेटेड एंटिटी कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि अब बिजनेस प्रिपेयर सेपरेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट्स ओनर, यानी बिजनेसमैन के यानी कि अलग बनेगा और बिजनेस का अलग बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, या बिजनेस की जो डेब्ट्स होती है, लाइबिलिटी होती है, एसेट्स होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो अलग होती है उसके ओनर से। ओके, अगर अभी तक के इसमें कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट विल बी कम इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू cost concept of accounting, the business record its assets and expense on the historical cost price। यानी कि जो बिजनेस में एसेट्स होते हैं या लाइबिलिटी होती है, जो भी एक्सपेंस हो वो हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना होता है या एक्यूरेजेशन प्राइस पे हमें रिकॉर्ड करना होता है। एक्यूरेजेशन प्राइस मतलब अधिग्रिम मूल्य। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मान लीजिए अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग वी शो अ एसेट एट इज कॉस्ट प्राइस विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट वैल्यू। यानी हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट में जो भी चीज़ शो करेंगे एसेट से रिगार्डिंग, उसमें अगर कोई चेंजेस होती हैं मार्केट की प्राइस की या कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसको हम निगलेक्ट करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे एक बिज़नेस है, इन्वेंट्री ख़रीदा 10,000 का, बट मार्केट में अब उसकी प्राइस हो गई है 15,000। तो जो बिज़नेस है वो उसकी
रिकॉर्ड जब करेगा तो वो जितने में ख़रीदा है उतने में ही रिकॉर्ड करेगा, राइट। मे बी आपको क्लियर हो गया होगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ accounting, a business should match its all revenue from its expenditure। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें जितना भी हमारा रिवेन्यू है वो हमारे एक्सपेंडिचर से मैच करता है, मैच करवाया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है जब वो नेक्स्ट डे यानी कि 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर? Realization, revenue recognition concept. According to this concept of accounting, money should realize in market. It should not be blocked। यानी मनी को हम रोक के नहीं रखते हैं, कंट्रोल नहीं करते, उसको रियलाइज करते रहते हैं, यानी कि फ्लो करते रहते हैं, ब्लॉक नहीं किया जाता है, नॉट ब्लॉक। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडरलाइन किया गया है कुछ कुछ मेन वर्ड्स को, तो आप भी अपनी नोट्स में उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। वो आपको हेल्प करेगा कोई भी चीज़ को लर्न करने में, या कभी भी आप वो कॉपी खोलोगे तो सडनली आपको याद आ जाएगा कि इस अंडरलाइन से हाँ ये इसमें था, ये पॉइंट इसमें थी, तो आप भी अपनी नोट्स में उसको अंडरलाइन कर सकते हो। अब एग्जाम्पल क्या है रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट के, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे हम रिसीव करते हैं इनकम रेंट से, इंटरेस्ट से, कमीशन से, जो टाइम बेसिस पे होता है ये इसमें इंक्लूड होगा, या आप इनकम इन एडवांस जब लेते हो वो भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। जैसे कि एडवांस रिसीव करते हो जब सेल, उसको बट हम सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट वो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहलाएगा। क्रेडिट सेल जिसे हम ट्रीट करते हैं एज अ रिवेन्यू ऑन द डेट सेल, जिस दिन सेल मेड होती है उस दिन को, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट, यानी कहाँ पे अब रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। तो फर्स्ट केस है जब आप सेल इंस्टॉलमेंट में पेड करते हो उसमें होता है, या अगर आप लॉन्ग टर्म कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लिए हो उसमें भी इंक्लूड होता है, या मील रिवेन्यू जब आप क्रिएट करते हो उसमें भी ये चीज़ एक्सेप्ट यानी कि इंक्लूड नहीं की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वी रिकॉर्ड ओनली दोज टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर इन द टर्म ऑफ मनी विथ द फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जैसे कि इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम अकाउंटिंग में ये बोला गया है कि जो चीज़ मनी में हो जाए कन्वर्ट उसी को सिर्फ हम ध्यान देंगे और किसी भी चीज़ को नहीं ध्यान देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इग्नोर किया जाता है क्वालिटेटिव थिंग्स को। अभी हम एग्जांपल के साथ ये पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं, जैसे कैलिबर्स या क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, या जो भी आपकी इमेज बनी है किसी भी इंटरप्राइजेस की, पीपल्स की, उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे हम। या जब लॉस हो रहा है आपका लेबर स्ट्राइक के द्वारा, कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसको भी रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके बिजनेस में कोई पर्सन है वो कैसा काम कर रहा है, उसका काम कितना किया क्या नहीं किया, जैसे ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी, बट उसका स्वभाव कैसा, उसका नेचर कैसा, ये सब चीज़ हम इग्नोर करेंगे। उसकी सैलरी हम इंक्लूड करेंगे, उसके मैनेजमेंट, उसके बिहेवियर, इसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ हम मनी की टर्म्स को इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट पीरियोडिक कॉन्सेप्ट, ये कहता है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्पेसिफिक जो टाइम होती है उसी में जो हमारा नेट प्रॉफिट लॉस आता है उसी को बस हम रिकॉर्ड करते हैं। स्पेसिफिक टाइम ये याद रखिएगा, अकाउंटिंग में स्पेसिफिक टाइम वही हो गया आपका 1 ईयर जो 31 मार्च से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल तक कंटिन्यू रहता है। अब इसके एग्जाम्पल्स है जैसे कि इसी के पीरियोडिक कॉन्सेप्ट के ही कारण हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या हम रिव्यू करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को या बजट को, फॉरकास्टिंग इसमें इन्वॉल्व होता है, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री जो होती है वो इंक्लूड होता है, टैक्स फाइल बनाते, इंडस्ट्रियल रिपोर्ट बनाते, इस फीचर्स के साथ। नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका आता है
dual accept concept. According to a dual accept accounting, each and every transaction has a two aspect. हर transactions के two aspects होते हैं. फर्स्ट वन इज़ डेबिट एंड सेकेंड वन इज़ क्रेडिट. दो एक्सेप्ट में पहला आपका डेबिट होगा, दूसरा आपका क्रेडिट होगा. अकॉर्डिंग टू डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वी रिकॉर्ड टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. यानी दो एक्सेप्ट के ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डबल एंटिटी कॉन्सेप्ट. और डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट द्वारा ही एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है. अभी तक आपको कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शंस में आप पूछ सकते हैं. ठीक है, हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं. अब आता है नेक्स्ट वर्ड इज़ कन्वेंशन. कन्वेंशन मतलब होता है परंपराएं, यानी क्या ट्रेडिशन था, क्या अकाउंटिंग में फॉलो किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या ट्रेडिशनल था, क्या कल्चरल था, ये सारी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होगी. तो इसमें बेसिकली फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. According to convention of full disclosure, all the significant information regarding financial statement of a business should be disclosed in a significant manner. यानी अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हो, कोई भी चीज़ अकाउंटिंग में डिस्क्लोज कर रहे हो, तो वो एक अच्छे तरीके से होना चाहिए, सिग्निफिकेंट मैनर में होना चाहिए. इसका एग्जाम्पल है जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होता है, जो हम शो करते हैं फुट नोट बैलेंस शीट के नीचे, ये इंक्लूड होगा. ठीक है, फिर है मार्केट वैल्यू. जो आप इन्वेस्ट करते हो वो आप कभी भी, जब भी आप फाइनेंशियल रिपोर्ट डिस्क्लोज करें तो उसको छुपाना नहीं होता है, नॉट बी हाइड, उसको आपको दिखाना होता है. ठीक है, या चार्ज कर रहे हो आप डेबेंचर, इन्वेंट्री, या ये सारी चीज़ आपको दिखानी होती है एज अ फुट नोट या एक सिग्निफिकेंट मैनर में. क्लियर. नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिस्टिक. According to this, a business should consider only material thing and will be ignore immaterial thing. यानी इस कॉन्सेप्ट के कारण अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ मटेरियल थिंग्स को हम काउंट करते हैं. जो भी इलमटेरियल थिंग्स होती है जो कि उसको हम काउंट नहीं करते हैं. ठीक है, और बिजनेस विल बी कंसीडर ओनली रिलीवेंट इंफॉर्मेशन. और बिजनेस सिर्फ और सिर्फ रिलीवेंट यानी कि सही इंफॉर्मेशंस को फाइंड आउट करता है. क्लियर. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिस्टिक. फर्स्ट है कि जैसे कि क्वालिटेटिव चीज़ें हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते, सिर्फ हम क्या कंसीडर करते हैं, क्वांटिटेटिव चीज़ें. ठीक है, या स्मॉल टाइप्स ऑफ एरर हुआ उसको करेंगे, कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशंस होगी उसको इंक्लूड करेंगे. थर्ड पॉइंट इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव, जिसे हम अनदर प्रीस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं. इसमें कहा गया है कि अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू दिस we consider only future anticipated loss and we ignore all the future profit. यानी अकाउंटिंग वर्ल्ड के अंदर सिर्फ आपको फ्यूचर में जो लॉस होने वाले आप उसको ध्यान दोगे, अपने फ्यूचर्स के जितने भी प्रॉफिट होंगे उसको इग्नोर करोगे. ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट भी इसी प्रिंसिपल के, इसी कंजर्वेटिव के दौरान बनता है. यहाँ पे और भी एग्जांपल समझाए गए हैं. ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे प्रोविज़न आप गारंटी देते हो, वारंटी देते हो, ये भी चीज़ इंक्लूड होगा. या फंड्स जो इन्वेस्ट किया जाता है फिक्टिशियंस में, वो भी चीज़ इंक्लूड होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. ओके, थैंक यू.